हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि डोमिनेशन का काल रहा भारत में। कांग्रेस का एक डोमिनेशन पीरियड था 1990 1952 से 1957, और इस दौरान की हम बहुत सारी घटनाएं जो घटी वो पढ़ चुके हैं। 1967 तक आते आते कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसमें से 1962 का वार इंडो चाइना, जिसमें नेहरू जी की छवि और कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा और भारतीय जनमानस के दिमाग में ये बात छाई गई कि कांग्रेस पार्टी भी कोई कमियों से महफूज नहीं है, कमियां इसमें भी हैं। और सत्ता के दूसरे विकल्प जो हैं वो खड़े हो गए, खासकर क्षेत्रीय लेवल पे सत्ता के दूसरे विकल्प मैंने नॉन कांग्रेस सरकारें आई। लेकिन अभी तक भी जो कांग्रेस का डोमिनेशन था 1967 तक बना हुआ था। तो एक तो था 1962 का इंडो चाइना वार, उसके बाद 1965 में इंडो पाक वार। इस युद्ध में हम जीत तो गए, बट इस युद्ध के साथ साथ जो बहुत सारी और समस्याएं थी वो आई। इसी दौरान जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उनकी डेथ हो गई। एक पॉपुलर लीडर थे, उनकी डेथ हो गई। भारत की जो सत्ता थी उसमें वैक्यूम आ गया, खालीपन आ गया, और इस खालीपन को भरने के लिए दूसरे लीडर की तलाश शुरू हो गई, जो लाल बहादुर शास्त्री के रूप में सामने आए। ठीक है। उसके बाद ये काल जो है 1965 का काल भूखमरी का काल था। भारत में बहुत ज़्यादा फैमीन आया हुआ था। फैमीन का मतलब होता है अकाल। भारत जो था वो अपने फूड के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। उसे दूसरे देशों से क्या करना पड़ता था, अनाज मंगवाना पड़ता था। जैसे भारत ने जब एनपीटी ने पर साइन नहीं किए तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम साइन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे प्रतिबंधों की अमेरिका ने हमें धमकी दी, लेकिन वो चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा था। तो अमेरिका ने कहा था कि चाइना हमसे फूड थोड़े नहीं मांग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो देश फूड में भी आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें क्या है, उन पर किसी भी तरह के जो इंटरनेशनल सैंक्शन हैं वो लगाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्हें दबाया जा सकता है। तो फूड क्राइसिस को दूर करना था, और इस क्राइसिस के रूप में हमने जो थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आए। और ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने बहुत बड़ी समस्या हमारी समाप्त हो गई। दूसरे देशों से जहाँ फूड मंगवा रहे थे वो फूड अब हमें नहीं मंगवाना पड़ा, और हम इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और जब एक देश सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो अपनी सॉवरेनिटी को और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो क्राइसिस आया हमारा इंडो पाक वार। इंडो पाक वार में हम विजयी रहे, और जो भी हमारी ग्लोरी थोड़ी सी कम हो गई थी, प्राइड थोड़ा सा कम हो गया था इंटरनेशनल लेवल पे, हमने दोबारा से गेन किया। और एक हीरो के रूप में लाल बहादुर शास्त्री भारत के जनमानस पर आए। लेकिन उनकी डेथ जल्दी ही हो गई। उज्बेकिस्तान जो वर्तमान में, पहले तो ये रसिया का ही भाग था यूएसएसआर में, उज्बेकिस्तान एक शहर है, और उज्बेकिस्तान एक राज्य था, और उसकी राजधानी कजाकिस्तान। आपने कजाकिस्तान जो है ताशकंद समझौता, कजाकिस्तान नहीं है, ताशकंद है। ताशकंद समझौता भी आपने पढ़ा कि दोनों देशों के बीच में कैसे कैसे समझौता हुआ, और उसी दिन 11 जनवरी की रात उनकी डेथ हो गई थी, शास्त्री जी की। फिर एक वैक्यूम आया, और उसके भरने के लिए अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखो, लाल बहादुर शास्त्री कोई मतलब पावरफुल छवि वाले लीडर नहीं थे। जब नेहरू जी
के मंत्रिमंडल में थे, लेकिन वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। हम्बल बैकग्राउंड का मतलब होता है कोई राजा महाराजा के बेटे नहीं थे, एक साधारण से परिवार के थे, और वो ऑनेस्टी उनकी इतनी थी कि उसका कोई स्थान ही नहीं था। एक बार कहा जाता है कि वो रेलवे मिनिस्टर थे और बहुत बड़ी दुर्घटना उनके डिपार्टमेंट में हुई, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी नेहरू के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं अगर इस इतनी बड़ी घटना को रोक नहीं पाया और मुझे रेलवे मिनिस्टर होने के नाते ये पता नहीं है तो मैं इस पे रहने के लिए काबिल नहीं हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति थे, तो उसकी ईमानदारी के कारण उसकी अपनी एक छवि थी। एक बार ये कहा जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो जब एसी वगैरह सेट करने के लिए पीएम हाउस में आए वो जो बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस कर रहे हैं, इस तरह से एसी वगैरह लगा रहे हैं आपके रूम में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम एक साधारण से व्यक्ति हैं और कल मेरी 3 बेटियां, इनकी शादी करूँगा तो ये घर में मांगेंगी एसी, तो मेरा वो नहीं है इतना, आप ले जाइए नहीं। तो वो इस तरह के ईमानदार व्यक्ति थे। और दूसरी तरफ उनके काउंटर में जब नेहरू जी की डेथ हुई और कांग्रेस जो अध्यक्ष थे के कामराज, उनके सामने ये समस्या आई के कामराज जो थे साउथ के थे, बहुत प्रभावशाली लीडर थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में कांग्रेस के चेयरमैन थे। इन्होंने सोचा भाई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए प्रधानमंत्री जो हमारे जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी थे, ये कंजर्वेटिव बोला जाता है इन्हें, रूढ़िवादी, जो बदलाव की परिवर्तन में कम ही विश्वास करते थे, तो वो ऐसा पीएम चाहते थे जो उनके कंट्रोल में रहे। तो शास्त्री जी लगा कि शास्त्री जी के एक उसमें मुकाबले में थे मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले फिर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। मोरारजी देसाई एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे गुजरात में, और फिर गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े और फिर कांग्रेस में वो शामिल हो गए। तो मोरारजी देसाई सबसे सीनियर व्यक्ति थे उस टाइम, और सबसे मतलब ये भी कह सकते हैं कि पावरफुल भी थे और मुखर थे काफ़ी, मतलब दबते नहीं थे, अच्छी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे। तो के कामराज को लगा कि अगर हम मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उस टाइम और बेस्ट कंटेंडर भी थे, प्रधानमंत्री के दावेदारी भी थे, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो बहुत ही हम्बल हैं और इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 18 महीने ही है, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने पाकिस्तान को जिस सूझबूझ से हराया कि पाकिस्तान का लाहौर तक हम पहुंच गए थे, धौला कुआं के पास एक जगह है वहाँ तक, और पाकिस्तान को कभी यही नहीं था कि हम बाघा बॉर्डर की तरफ से भी आक्रमण कर सकते हैं, जो सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लड़ेंगे। तो हमने ये बॉर्डर खोल दिए थे और हम पाकिस्तान की अंदर सीमा तक काफ़ी घुस गए थे, लेकिन दोबारा से ताशकंद समझौते में हमने वो चीज़ें लौटानी पड़ी। उसके बाद अचानक लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था किसान आप अनाज उगाइए और जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, तो ये दोनों की जय हो। और इसमें एक नारा जोड़ा था, जय विज्ञान। किसने जोड़ा था आपको पता है? जय विज्ञान। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो जय विज्ञान का नारा दिया था। तो उन्होंने हरित क्रांति लाने वाले किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और सीमा पर जवानों को की बहुत कदर की थी उन्होंने। एक बार मनोज कुमार हैं, एक हीरो आपको जानते हो, जिन्होंने ये फिल्में बनाई है काफ़ी देशभक्ति की, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ये इस तरह के जो गाने गाते हैं ना, थोड़े पुराने से हीरो हैं, तो उनको बुलाकर कहा था कि आप ऐसी फिल्में बनाइए। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी थी उस टाइम, ताकि देश में एक नया राष्ट्रवाद, एक नया जोश पैदा हो। उसके बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई, तो उस टाइम के कामराज और निजलिंगप्पा
अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा कि किसको बना जाए। फिर मोरारजी देसाई को एक मौका मिला कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। और लेकिन के कामराज और निजलिंगप्पा जो रूढ़िवादी थे वो मोरारजी को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए। यहाँ से वंशवाद शुरू होता है और यहाँ से कांग्रेस का विचारधारा उसका पतन शुरू होता है। कांग्रेस में कभी भी वंशवाद नहीं था, इक्वली इंटेलिजेंसी को महत्व दिया जाता था। लेकिन के कामराज ने, और उस टाइम इंदिरा गांधी की कोई बड़ी छवि भी नहीं थी, वो शायद संचार मंत्री थी, तो उनको ये लगा के कामराज को, और उसको गूंगी गुड़िया बोलते थे इंदिरा गांधी को, उनको लगा कि गूंगी गुड़िया को अगर हम लाएंगे तो ये आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी, और मोरारजी देसाई को फिर साइड बाई कर दिया। और ये कैसे हुआ? इलेक्शन हुए। इलेक्शन ये नहीं कि लोकसभा के इलेक्शन हुए। देखो, हम ये समझना जरूरी है कि सरकारें हमारे यहाँ कैसे बनती हैं। हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट बनती है, लोकसभा में जिस दल को मेजोरिटी मिलती है, ये सभी जानते हो आप। लोकसभा में मेजोरिटी का मतलब है 273 सीट है। 273 मतलब 200, 545, 543 पे इलेक्शन होता है ना, ये ओके। उस टाइम कम थी, शायद नहीं, उस टाइम शायद 523 सीटें थी। आप देख लेना, पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, वर्तमान की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम 1967 में इलेक्शन हुए, 1962 में। तो कितने, जब उसकी लाल बहादुर जी की डेथ हुई, तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, इन लोकसभा मेंबर जितने भी कांग्रेस की सीटें आई थी उस टाइम, 273 नहीं थी, शायद 364 के आसपास थी, और उनके हिसाब से फिर चुनी जाने लगी थी। मतलब इन्होंने इन दोनों को में से एक को चुना था और इंदिरा गांधी जीत गई थी। ठीक है, 355 शायद सीटें थी, ये घट गई होंगे, उस टाइम किसी की डेथ हो गई थी, किसी की कुछ हो गया था, तो शायद इंदिरा गांधी को 169 सीटें, 169 एमपीज का समर्थन मिला था, और तब उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के इलेक्शन में यहाँ एक हरा था। यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि हमारे देश में जो सत्ता का ट्रांसफर है ना, पावर ट्रांसफर, वो बड़े ही शांतिपूर्वक हो रहा था। मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम इलेक्शन करवा रहे थे तो बहुत सारे जो यूरोपियन और दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, राइटर्स थे, जानकार थे, वो भारत में ये देखना चाहते थे कि कितनी अनपढ़, इतना बैकवर्ड और सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार देने वाला ये देश कैसे अपनी डेमोक्रेसी को चला पाएगा। लेकिन और फिर चलो उन्होंने कहा, सोचा कि भी नेहरू जी की लोकप्रियता है और इस वजह से लोग नेहरू जी को चाहते हैं, इस वजह से चला होगा। लेकिन फिर जब बार बार ये घटनाएं भारत के इतिहास में होने लगी कि शास्त्री भी चले गए, तो उन्होंने देखा कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो कोई ऐसा लीडर नहीं बचा जो नेहरू जितना लोकप्रिय हो और इस तरह से पावर का शांतिपूर्वक ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन फिर बहुत बड़ी अच्छी ये बात हुई कि अंदर पार्टी के अंदर ही इलेक्शन हुए, जो एमपी थे उनका, और एमपीज ने इंदिरा गांधी को पावर दे दी। जिन्होंने पावर दी, गूंगी गुड़िया समझकर इंदिरा गांधी ने फिर बोली तो ऐसी बोली कि सबके छक्के छुड़ा दिए। और जिन्होंने, जो किंग मेकर हुआ करते थे, किंग मेकर एक गुट था कि हम जैसे मुगलों के दरबार में ना हुआ करते थे, वो सैयद बंदो, फिरोज शाह को उन्होंने हटाकर किसी और को बिठा दिया, इस तरह से 8-9 मुगल सम्राट बदले थे। तो के कामराज और निजलिंगप्पा की जो गुट था वो किंग मेकर कहलाता था कि हम किसी को भी राजा बना सकते हैं और राजा ऐसा बनाएंगे कि सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसे नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जल्दी ही समझ लिया था कि मैं एक कोई पपट प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहूँगी, कठपुतली नहीं रहूँगी,
मैं इस जो ये कंजर्वेटिज्म है के कामराज वगैरह, इनके डोमिनेशन से मुझे अपने आप को आज़ाद करवाना। और जल्दी ही 67 में जब इलेक्शन हुए तो 67 में इलेक्शन में इंदिरा गांधी की कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी नहीं और अंदर से क्राइसिस चल रहे थे, दूसरी तरफ मोरारजी भी बिखरे हुए थे। तो इंदिरा एकदम से कांग्रेस का बड़ा फॉल हुआ। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 283 सीटें मिली थी, जो बहुमत से कुछ ही ज़्यादा थी। मतलब उस तरह का बहुमत नहीं था जिस तरह का बहुमत पिछले सालों में 1952 से लेकर 1967 तक रहा था। तो यहाँ ये कहा जाता है कि कांग्रेस का डोमिनेशन भारत की शासन से ख़त्म हो गया था। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी। ये जरूर था कि यूनियन गवर्नमेंट जो थी हमारी कांग्रेसी थी, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अब कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों की सरकार बन गई थी। और इसमें एक पार्टी जो थी, ये जो साउथ में हमारे, ये द्रविड़ जी, ये तमिलनाडु। आपको पता है इसके 2 टुकड़े हो चुके थे। 1953 में एक नया राज्य आंध्रा निकल चुका था। अब यहाँ द्रविड़ संस्कृति के लोग रहते थे। हमारे संविधान में एक आर्टिकल था जिसके तहत ये कहा गया था कि उन 15 साल तक हम इंग्लिश को रखेंगे, उसके बाद इंग्लिश को हटा देंगे 1965 में और हिंदी लागू कर देंगे। जैसे ही ये बात सामने आई, ये जो लोग हैं अपनी संस्कृति के आधार पर इकट्ठे हुए, कल्चर, और इन्होंने कहा कि अगर हम पर हिंदी थोपी गई तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। अलग द्रविड़स्तान की मांग कर रहे थे कल्चर के आधार पर। तो वहाँ एक पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्रम कड़घम। पहले तो उसका कोई अलग नाम था, शायद द्रविड़ दल था कैसे, और उसका बाद में विभाजन हुआ, अन्ना डीएमके और डीएमके, अब 2 हैं। तो वहाँ जो ये तमिलनाडु है, वहाँ कांग्रेस नहीं आ रही थी किसी भी तरह से, वहाँ द्रविड़ मुनेत्रम कड़घम था। दूसरी तरफ जो बंगाल था, वहाँ साम्यवाद और मार्क्सवादियों का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था। इधर जो गुजरात ये इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा था। तो कांग्रेस का प्रभाव जो है वैसे यूनियन गवर्नमेंट में तो था, लेकिन बहुत से राज्यों में अपने हाथों से वहाँ से सरकार चली गई थी। अब इंदिरा गांधी को ये सारी चीज़ें कंट्रोल में करनी थी। कुछ लोग इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो गए थे। कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस का स्प्लिट हुआ 1959 में। 1959 में क्या हुआ? फर्स्ट स्प्लिट हुआ आज़ादी के बाद। कांग्रेस 2 भागों में बट गई। ये बड़ा विभाजन है, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। इसमें क्या था, जो के कामराज और निजलिंगप्पा थे, जब इंदिरा गांधी ने नए नए सुधार करने की कोशिश की, बैंकों के प्रीवी प्रोसेस ख़त्म करने की बात की, राजाओं के प्रीवी प्रोसेस ख़त्म करने की बात की और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपने उससे हट रही है, अपनी विचारधारा से। कैसे हम प्रीवी प्रोसेस ख़त्म कर देंगे, वे तो भारत में इस वादे पर शामिल हुए थे, ये तो विश्वासघात है। लेकिन इंदिरा गांधी चाह रही थी कि ये बड़ा बोझ है और फैमिन जैसी चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और देश को पैसे चाहिए। तो ये एक राजा जो वैसे ही पैसे ले रहे हैं, देश का एक बड़ा खजाना उनके उसमें जा रहा है, पॉकेट में जा रहा है, तो वो उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। ये प्रीवी प्रोसेस क्या है, ये समझ भी गए होंगे आप। प्रीवी प्रोसेस, जब 565 राजा भारत में शामिल हुए थे तो सरदार पटेल ने कुछ उन्होंने इम्यूनिटीज़ दी थी कि भाई आप ऐसे है, आपकी जितनी भी जायदाद होगी, जितनी भी आय होगी, उसको हम प्रीवी प्रोसेस के रूप में भारत के खजाने से देते रहेंगे। टाइम नहीं था। अब इंदिरा गांधी ने संविधान में परिवर्तन करना चाह रही थी कि परिवर्तन कर दें और ये प्रीवी प्रोसेस ही ख़त्म कर दें। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा जो गुट है वो इसके विरुद्ध था। उसी तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, नेशनलाइजेशन। इसका मतलब है बैंक जो थे वो किसी विशेष व्यक्ति या ग्रुप के हाथों में थे। अब इतनी बड़ी संपत्ति इंदिरा गांधी और सोशलिस्ट देश
कैसे ये हो कि बैंक जो है उनका एक पूंजीपति के हाथों में हो और उसका लाभ जो है वो पूंजीपति उठाए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो करना चाह रही थी और इसने लोकसभा में कानून भी लेके आई वो, लेकिन कुछ जुडिशरी के और उसके कॉन्फ्लिक्ट हुए और ये पास नहीं हो सके। इसमें संसद में पास नहीं हो सके, राज्यसभा में ये शायद बिल रह गया था और बाद में जुडिशरी ने भी इनको खारिज कर दिए थे। तो इस तरह से इंदिरा गांधी को लगा कि अब मुझे क्या है अपनी असली पावर दिखा देनी चाहिए। तो 1959 का इलेक्शन था प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 1959 में कैसे हुआ? 1967 में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की डेथ हो गई और उसकी जगह जो वीवी गिरी हमारे उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब 1959 में आया राष्ट्रपति का इलेक्शन और यहाँ फूट जो है कांग्रेस की खुलकर सामने आई। कैसे? जो कांग्रेस दल था वो चाह रहा था कि जो नीलम संजीवा रेड्डी, ये उस टाइम आपको नाम से पता चल रहा होगा कि रेड्डी क्या है, साउथ के हो सकते हैं। और जो कामराज और निजलिंगप्पा ये भी साउथ के ही थे। उस तरफ वीवी गिरी थे। ठीक है, वीवी गिरी जो थे वो एक समाजवादी थे और जो हमारी लेबर हड़तालें हैं वगैरह यूनियन के आदमी थे, मतलब मजदूर यूनियन के आदमी थे ये। और रेड्डी साहब उस टाइम जो है लोकसभा के स्पीकर थे। कांग्रेस जो दल है हमेशा भारत में ये रहा है कि जो दल सत्ता में होता है वो दल अपना कैंडिडेट खड़ा करता है राष्ट्रपति के रूप में, अपना प्रपोज करता है। विपक्ष भी कर सकता है और संभावना ये रहती है कि जो विपक्ष के द्वारा खड़ा हुआ कैंडिडेट है वो हार जाता है और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उनके द्वारा खड़ा हुआ जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है। ठीक है, और विपक्ष तो उस टाइम इतना मजबूत था नहीं, उन्होंने भी किया हुआ कैंडिडेट, ऐसी बात नहीं खड़ा। अब हम दो की बात ले रहे हैं, नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी। ठीक, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को बना दिया। कांग्रेस का मतलब है कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, के कामराज द्वारा। लेकिन इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने वीवी गिरी को सोचा कि इस आदमी को बनाया जाए, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी भी जो है उसी गुट के लोग थे, उसी गुट में शामिल थे जिस गुट के कामराज वगैरह थे और जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थे। इसलिए जो उन्होंने वीवी गिरी से कहा कि आप भी पर्चा भर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो, क्योंकि कांग्रेस का तो उम्मीदवार जो है वो नीलम संजीवा रेड्डी है, तो मैं कैसे भरूं? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी भर दीजिए। और नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी ने, दोनों ने, कांग्रेस के नाम पर नीलम संजीवा रेड्डी ने और वीवी गिरी के नाम पर किसने? इंदिरा गांधी के सपोर्ट पर वीवी गिरी ने। लेकिन एक्चुअल में जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था ना, वो कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी। अब क्या होता है, भारत के कानून में एक कानून है व्हिप। जो दल है वो व्हिप जारी करता है। व्हिप का मतलब होता है कि सचेतक बोलते हैं इसको, कि आपने क्या करना है, पार्टी के हित में ही वोट देना है। पार्टी जो चाहेगी वो उसको ही आपने, उस उम्मीदवार को वोट देना। यही हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा से वोट नहीं डाल सकता। तो कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी की कि आप वीवी गिरी को नहीं, बल्कि वीवी गिरी को
नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दीजिए क्योंकि कांग्रेस के एक्चुअल उम्मीदवार वही थे। वीवी गिरी तो इंदिरा गांधी की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने कहा कि आत्मा की आवाज में वोट दीजिए, और आत्मा की आवाज ने क्या कहा कि वीवी गिरी को ही वोट दिए जाएं। और कांग्रेस का उम्मीदवार होते जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं वो चुनाव हार गए। नीलम संजीवा रेड्डी जो लोग कांग्रेस प्रत्याशी थे वो हार गए, और पहली बार भारत के इतिहास में ये हुआ और आखिरी बार भी अभी तक तो कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसका ही उम्मीदवार हार गया। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी ही वो व्यक्ति थे जो बाद में बिना निर्विरोध राष्ट्रपति बने 1977 में जाकर के। इस तरह से कांग्रेस में फूट पड़ गई और एक कांग्रेस रेसिस्टेंट हुई और एक कांग्रेस ओ हुई। एक कांग्रेस मतलब रेसिस्टेंट मतलब जो इंदिरा गांधी थी, और एक जो मूल जो कांग्रेस थी वो। अब 1967 में इलेक्शन हुए, उसमें आपने देख ही लिया कि पार्टी बहुत ही गलत में जा रही थी। और इसी बीच 1971 में फिर क्या हुआ, राज्य फिर इलेक्शन हुए 1971 में, और जो नारे दिए थे इंदिरा गांधी ने कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, 10 सूत्री कार्यक्रम वो लेकर आई, और समाजवाद लाएंगे, और बहुत सारे वायदे किए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और उन्होंने ये भी दिखा दिया था कि मैं तो सुधार करना चाहती हूँ, प्रिवी प्रेस्टीज वगैरह समानता लाना चाहती हूँ, राजाओं को मिटाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं ये मुझे करने नहीं दे रहे। और इस टाइम इंदिरा गांधी को फुल बहुमत मिला और वो एक खूब मेजोरिटी के साथ 1971 के इलेक्शन में जीत कर आई। और फिर बांग्लादेश के युद्ध के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। चलो शुरू करते हैं, बाकी घटनाएं हम साथ साथ में ये देखेंगे क्या क्या रही है। Challenges to and restoration of the Congress system. Democracy is the most difficult form of government. डेमोक्रेसी एक डिफ़िकल्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहता है, बार बार पावर वैक्यूम होता रहता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए नए नए लीडर्स की ज़रूरत होती है। द पायनर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में डेमोक्रेसी के जो पैगंबर थे, पायनर थे, निर्माता थे, वो नेहरू जी थे। प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट और लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री। नेहरू वर्कड हार्ड टू प्रॉम्प्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इन इंडिया एंड डेवलप एन अबाइडिंग फेथ ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और जो कांग्रेस सरकार है और नेहरू जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया कि भारत के जनमानस के अंदर डेमोक्रेटिक जो आत्मा थी या डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ थे उनके में गहरा विश्वास जागृत करे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के प्रति लोगों में फेथ विश्वास जागृत करे। और ये हुआ। भारत के लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें खूब विश्वास करते हैं। द कंट्री मेड ट्रेमेंडस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस अंडर हिज लीडरशिप। आफ्टर हिज डेथ क्राइसिस थॉट दैट क्रिटिक्स, मैंने बताया था हम बहुत सारे आलोचक भारत की तरफ देखते रहते थे कि कब ये यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म होगा। Critics thought that the democracy would be surrounded by succession of sequable. Nehru's illness for a year before his death had raised doubts over his successor. 1 साल तक वो बीमार रहे तो बहुत जो डाउट्स खड़े हुए कि उसका सक्सेसर कौन होगा। Likewise, many outsider felt that India experiment with democracy after Nehru would fail. और बहुत सारे ये लोग समझ रहे थे कि नेहरू के साथ ही भारत से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज feared that like many other newly independent country, भारत के साथ बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए थे। और इनके उदाहरण आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह वहाँ जो लीडर स्वतंत्रता संग्राम में
जिसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया और उन देशों को आज़ाद करवाया। बाद में वही लीडर वहाँ के निरंकुश तानाशाह हो गए, या कुछ समय के बाद डेमोक्रेसी वहाँ से ख़त्म हो गई। जैसे बर्मा था, श्रीलंका में सिविल वार शुरू हो गया था, नेपाल में कभी डेमोक्रेसी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका के जो देश थे बहुत सारे, जिम्बाब्वे वगैरह, मैक्सिको, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो आज़ाद तो हुए लेकिन दोबारा से वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हुई और निरंकुश तानाशाही स्थापित हो गई। तो ये लग रहा था कि भारत भी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे सेक्शन का देश है, वहाँ भी ऐसा होगा। इंडिया वुड नॉट बी एबल टू मैनेज ए डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। भारत में भी ऐसा ही होगी कि इस तरह के परिवर्तन भारत सहन नहीं कर पाएगा। ऑल दिस कुड लीड टू पॉलिटिकल रोल फॉर आर्मी, और ये कहा जाता था कि आर्मी का एक बड़ा रोल भारत की सत्ता पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। फर्दर challenges like poverty, inequality, communal and regional divisions has made a decade of 1960 a dangerous one. A common feeling was all this would lead to failure of democratic project and disintegration of democracy in India. But no such things took place after Nehru death. Lal Bahadur Shastri, a man of unparalleled integrity and considerable political and administrative experiment, become India second prime minister. और नेहरू की डेथ के बाद जहाँ लगता था कि अब जितनी भी समस्याएं वो भारत की पटल पर छा जाएंगे और दोबारा यहाँ से या तो मिलिट्री रूल स्थापित हो जाएगा या कुछ और चैलेंजेस उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने अपना रोल बड़े अच्छे ढंग से निभाया। लाल बहादुर शास्त्री, political succession after Nehru, Lal Bahadur Shastri. Nehru's death on 27th May 1964 left a vacuum in Congress. वैक्यूम का मतलब होता है पावर के लिए खुला जगह। मान लो नेहरू की एक जगह थी पावर की, अब इस चीज को भरना था कि इस चीज को भरेगा कौन। कांग्रेस लीडरशिप वाज अनेबल टू फाइंड ए लीडर एज टॉल एज नेहरू। अब इस तरह का लीडर नेहरू की तरह मिलना मुश्किल था। But as compromise formula, the Nehruvian socialist Lal Bahadur Shastri was preferred to conservative right wing. Conservative right wing leader Morarji Desai, के कामराज प्रेसिडेंट, ये याद कर लेना कि उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट। कंसल्टेड अदर लीडर, और क्या था, मोरारजी देसाई और के कामराज जैसे लीडर्स ने दूसरों से सलाह की, और ये तो था कि वैक्यूम को भरना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रेफर्ड किया गया। शास्त्री अमराइज्ड ए कॉन्शियस कैंडिडेट एज एक्सपेक्टेड देयर वाज नो वार ऑफ सक्सेशन आफ्टर नेहरू। और इस तरह से कोई युद्ध नहीं हुआ, छीना झपटी नहीं मची कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि भारत की सिचुएशन बदल चुकी थी ना। कौन से मुगलों का काल था कि राजा ही का बेटा राजा बनेगा, ये तो डेमोक्रेसी है। कोई भी जिसकी टैलेंट होता है वो बन जाता है और टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। शास्त्री ओवर द ईयर हैड बीन डिस्प्लीज ऑफ द गांधी जी एंड ए, गांधी जी के भगत थे, वो फॉलोवर थे, नेहरू जी के साथ काम करते थे। ही कम ए हम्बल ओरिजिन, वो एक साधारण परिवार से आते थे। वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय ऑल हिज फेलो, और उनको बहुत कम समझा जाता है। जो मिनिस्टर्स, पीपल, ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सनल, उनको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। However, it was नेहरू, लेकिन नेहरू जी को विश्वास था। Who realized शास्त्री attribute and brought him back to his cabinet in 61 में उन्होंने दोबारा से वो शास्त्री जी की सेवाओं के लिए उसे लेकर आए। शास्त्री जी ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्टेड एज नेहरू कोऑर्डिनेटर एंड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और एक मीडिएटर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे। वैसे कोऑर्डिनेटर का काम सबसे बड़ा होता है। नेहरू जी के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे। भिन्न भिन्न सेक्शन, ग्रुप, पर्सनल्स, ऑफिसर्स के बीच में वो काम कर रहे थे। ही प्लेड ए मेजर रोल इन सॉल्विंग क्राइसिस लाइक ए थेफ्ट ऑफ होली रैलिक्स इन हजरत बल सरीन। श्रीनगर में है ये हजरत बल सरीन, आपको पता ही होगा। इनसे कुछ जो होली रैलिक्स थी,
मतलब पवित्र जो ग्रंथ थे वो चोरी हो गए थे, और उस मामले में भी इन्होंने बड़ा अच्छा मेजर रोल निभाया था और ये समस्या का समाधान किया था। फिर असम में दंगे हो गए थे भाषा को लेकर के, वो भी उन्होंने सुलझाए थे। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड अनपैरेलल ऑनेस्टी, और बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और बहुत ज़्यादा एकता रखने वाले लोग थे। मैंने ऑनेस्टी के बारे में इनका जैसे बताया है कि ये जब रेलवे मिनिस्टर थे और इनकी कोई दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। आफ्टर नेहरू डेथ, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री अमराज हिज सक्सेसर बाई कॉन्साइंस देयर वर ईयर ऑफ टर्बुलेंस ऑफ टर्माइल। और जब जो नेहरू को शासन मिला वो तो शांतिपूर्वक भी था, चलो लास्ट के जो साल थे वो बड़े क्राइसिस वाले थे, ये नहीं होती कि किसी नेहरू जी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, नया नया देश आज़ाद हुआ और उन्होंने अपना बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी निभाई। लेकिन जो शास्त्री जी का पीरियड था बहुत थोड़ा था और उस टाइम समस्याएं पहाड़ जितनी बड़ी थी। एक तो फूड सिक्योरिटी थी, भारत में सूखा पड़ा हुआ था, खाने को अनाज नहीं था और ये सबसे बड़ी समस्या होती है। Likewise, the repercussion of the Chinese defeat still loomed large over the country, और अभी भी देश जो है वो चाइना के अटैक के सदमे से उबरा नहीं था। शास्त्री प्लेड रोल ऑफ ए क्राइसिस मैनेज, अब इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए उन्होंने एफर्ट्स करने थे। और दूसरी जो बात थी वो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार बैठा था। ही आस्क्ड प्लानर, और उन्होंने भारत की सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी फूड की, जिसके कारण हमें विदेशों के का जो प्रभुत्व था वो सहन करना पड़ा था, उनकी धमकियां, उनके प्रतिबंध सहन करने पड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा, जो एक एग्रीकल्चर संस्था थी हमारी, वैसे बनी तो ये 90s में थी, बंगाल में 1906 की बात है ये शायद, तब ये बनी थी, लेकिन अभी तक ये कोई खास काम नहीं करी थी। इन्होंने कहा इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल से कि आप अपने बीज वगैरह उनमें सुधार कीजिए, और वो स्वामीनाथन जी की स्टोरी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वो यहीं से निकल कर आती है। उसके बाद जो है आईसीआर को कहा कि आप रीऑर्गेनाइज किया, एग्रीकल्चर में फोकस करो, बीज नए अनुसंधान करो। ही इवन प्रॉम्प्ट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल परमिशंस, और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज माल पैदा करे, भारत का एक्सपोर्ट बाहर जाए, भारत का माल बाहर जाए, और इस तरह से भारत जो है आत्मनिर्भर बने। और ये एक अच्छा आइडिया था। विद इन ए ईयर ऑफ अजप्शन ऑफ द ऑफिस, शास्त्री प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट कैपेबल मैन। और नेहरू जो शास्त्री जी है, थोड़े ही समय में लगने लगा कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कैपेबल व्यक्ति है। इट वॉज एट दिस क्रूशियल जंक्शन दैट प्रेसिडेंट अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान में आपको बताया है मिलिट्री शासन थी, और अयूब खान जो मिलिट्री का कमांडर था, अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया था, तो उसके साथ भी उन्होंने डिस्टर्बेंस शुरू कर दी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में। व्हेन इंडिया लॉन्च्ड ए काउंटर ऑफेंस, और जब इंडिया ने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, पाकिस्तान लॉन्च्ड ए मैसिव अटैक चिनाब सेक्टर, और चिनाब सेक्टर में युद्ध की उन्होंने भी मैसिव अटैक करने शुरू कर दिए, बहुत व्यापक तौर पर। इन रिटेलिएशंस इंडिया अटैक ऑन द वेस्ट पंजाब, और वेस्ट पंजाब का मतलब लाहौर और अमृतसर पंजाब की राजधानी, पंजाब में पड़ता है, और आपको पता है उसके 20-30 किलोमीटर ही लाहौर है जो पंजाब उसमें आता पाकिस्तान में। लाल बहादुर शास्त्री ने वहाँ अटैक करवाए, और वहाँ एक जगह धौला कुआं, वहाँ तक हमारी आर्मी चली गई थी, और शास्त्री जी खुद उन बंकरों में बैठकर सैनिकों को आदेश दे रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री बिकम ए वार हीरो, अब शास्त्री जी हीरो बन गए, और उन्होंने फेमस नारा दिया जय जवान जय किसान का। अब दोनों जगह से जो देश है वो क्राइसिस सहन कर रहा था, एक तो सूखा, ऊपर से युद्ध, और आपको पता है युद्ध के समय सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेना की तरफ लग जाते हैं, चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ों की स्केर्सिटी हो जाती है। तो लेकिन वार ज़्यादा नहीं चला, और हमने ताशकंद समझौता किया, सीज फायर हो गई,
सीज फायर में कहा गया कि हम एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है उसको खंडन नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे। और शायद ये हुआ नहीं, शायद नहीं, पक्का ही नहीं हुआ। अभी तक सीज फायर उल्लंघन होते रहे हैं। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेकर आए इंडिया में, दोनों तरफ की जो समस्याएं थी उनको दूर किया। फूड सरप्लस भारत में इतना हो गया है, अब तो देखोगे आप कई गुना भारत में अनाज है। और जो ट्रीटी साइन की थी 10 जनवरी को जो ताशकंद में, उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। दोनों देशों का युद्ध जो है रिजोल्व हो गया था और दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए साइन किए थे। लेकिन शास्त्री जी का उसी समय देहांत भी हो गया था उसी स्थान पर। बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।